आज हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया की ऐसी चमकती धमकती सरजमीन की तरफ जहाँ की शान और शौकत देखकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर आसमानों को छूती हुई बुलंद इमारतें, सोने की तरह चमकते हुए शाही महल और शेखों का ऐसा लग्जरी लाइफस्टाइल और पीने के लिए सोने का पानी। जी हाँ मेरी जान, आज हम बात कर रहे हैं अबू ज़हबी की। यहाँ के लोग आज जिस तरह शान और शौकत और आराम के साथ रहते हैं वो दुनिया के कई मुल्कों के लिए एक ख्वाब जैसी समझी जाती है। यहाँ के अरबी भी दुबई, कतर और सऊदी अरब के शेखों की तरह अपना हर शौक पूरा करते हैं। अबू ज़हबी के बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम वो सब कुछ देखेंगे जो इस शहर को अरब का ताज बनाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि दिलचस्प मालूमात वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के एक शानदार सफर को शुरू करते हैं। अबू ज़हबी, जिसका लफ्जी मतलब हिरन का बाग है। हिरनों का बाग इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सरजमीन कदीम जमाने हिरनों की कुदरती चरागाह थी। इस शहर की कुल आबादी 16 लाख है और इसका कुल रकबा 87,340 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर खलीज फारिस के साहिल पर वाक़ है। ये शहर आबादी के लिहाज से मुत्तहिदा अरब अमारात का दूसरा बड़ा शहर है। इस शहर की माशी अहमियत भी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये शहर तेल जैसी कुदरती दौलत से मालामाल है। इस शहर में आलमी मेयार की यूनिवर्सिटियां भी मौजूद हैं। शहर का मौसम भी दुबई की तरह ज्यादातर गर्म और खुश्क ही रहता है, लेकिन रात को मौसम बेहतर हो जाता है। डेवलपमेंट के लिहाज से ये शहर भी दुबई की तरह बहुत ज्यादा जदीद है। आपको ये दुमाना ज्यादा होगा। बुलंदो बाला इमारतें नजर आएंगी और इनका आर्किटेक्चर इतना खूबसूरत है कि इंसान उन्हें देखता ही रह जाता है। जब लोग यहाँ सैर के लिए जाते हैं तो उन्हें ये शहर बहुत पसंद आता है। वापस आने का तो लोग भूल ही जाते हैं। एशिया से जो लोग पहले यूरोप के अमीर तरीन ममालिक में जाते थे उनके लिए आसानी हो गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात ही यूरोप बन चुका है, जहाँ हर तरफ अब अय्याशी का समा, आसमानों से बातें करती बिल्डिंग्स और फुल ओपन कल्चर माहौल भी मौजूद है। यानी आज अरब और यूरोप में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। जदीद इमारतों के अलावा यहाँ कुदरती खूबसूरती भी बहुत ज्यादा है। समंदर के खूबसूरत साहिलों पर बने हुए साफ सुथरे बेजेस और जहाँ के दूर दूर तक नजर आने वाले सहरा आपको वापस जाने से रोक लेते हैं। इस शहर ने ये तरक्की सिर्फ और सिर्फ चंद सालों में की है। मतलब आज से 30 साल पहले ये शहर पाकिस्तान के किसी गरीब तरीन गांव की तरह दिखाई देता था, लेकिन अगर आज आप उसे देखें तो इंसान की अकल ही दंग रह जाती है। शहर में टूरिस्ट के लिए ऐसे ऐसे लजीज खानों के रेस्टोरेंट हैं जिन्हें आप खाकर दीवाने हो जाएंगे। इस शहर में सफाई सुथराई का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, जहाँ आपको कचरा बिल्कुल नहीं मिलेगा। ट्रैफिक का भी बेहतरीन निजाम मौजूद है जिसमें बसें और टैक्सियां भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर दुबई की तरह ट्रेन का निजाम मौजूद नहीं, लेकिन इस पर काम जारी है। लोग अपने हमसाए ममालिक में जाने के लिए एयरलाइन का सफर करते हैं जिसका नाम इत्तेहाद एयरलाइन है और ये दुनिया की इंतहाई लग्जरी तरीन एयरलाइन है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी मुख्तसर सी तारीख को जानने की कोशिश करते हैं, फिर यहाँ के इंतहाई खूबसूरत मकामात, लोगों की अय्याशियां और दिलचस्प हकायक पर बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दो लोगों की तस्वीरें हैं। ज्यादातर लोग राइट साइड वाले आदमी को जानते हैं। ये मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है और दुबई के ये रूलर है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी लेफ्ट साइड वाला शख्स शेख राशिद से भी ज्यादा पावरफुल है। इतना पावरफुल कि 2019 में न्यूयॉर्क टाइम में पब्लिश होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक ये अरब दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल शख्स है। यहाँ तक कि सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से भी ज्यादा पावरफुल है। दुबई आज जिधर भी खड़ा है, आज दुबई की जो शान और शौकत आप देख रहे हैं, सबके पीछे सिर्फ एक ही आदमी का हाथ है जिसका नाम शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान है, जो अबू ज़हबी के रूलर और पूरे गल्फ के सबसे पावरफुल शख्स है। और दुनिया में हर कोई मुल्क इक्तसादी और तिजारती लिहाज से अबू ज़हबी से अपना ताल्लुक बनाकर रखना चाहता है। 18वीं सदी ईस्वी से पहले अबू ज़हबी में जिंदगी के कोई आसार मौजूद नहीं थे। अबू ज़हबी के बाद छोटे छोटे कबीले आबाद थे। उस वक्त जो सबसे बड़ा कबीला था वो था बनी यास कबीला, और उसके अंदर एक और कबीला भी मौजूद था जिसे सलासी कबीला कहा जाता था। ये वही कबीला है जिसके साथ अन्नहान का ताल्लुक है, जो गल्फ की सबसे पावरफुल शख्सियत है। 1761 में उसी कबीले के लोग पानी की तलाश में उस जगह आए और यहीं पर आबाद होना शुरू हो गए, और आज ये वही एरिया है जिसे हम अबू ज़हबी के नाम से जानते हैं। उस वक्त उनकी इकोनॉमी मछलियां पकड़ने और समंदर से मोती ढूंढने पर थी। उस दौर में पूरे अरब के हालात खराब थे। फिर 1938 में अरबों की किस्मत का ताला खुल गया और सऊदी अरब में तेल बड़े पैमाने में दरियाफ्त हो गया। जब अबू ज़हबी को पता चला तो उन्होंने भी तेल की दरियाफ्त का काम शुरू कर दिया और आखिरकार 1958 में तेल की दरियाफ्त हो गया, और उस दरियाफ्त के बाद पता चला कि दुनिया के छठे बड़े तेल के ज़खायर अबू ज़हबी में मौजूद हैं। 1966 में शेख ज़ैद बिन सुल्तान मलिक के नए हुक्मरान बन गए और यहाँ से अबू ज़हबी की किस्मत बदली, और इसी शख्स ने अबू ज़हबी को उस मकाम पर पहुंचाया। इसलिए उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। इसी ने यह फैसला किया कि बाकी तमाम रियासतों को भी अबू ज़हबी के साथ मिलकर रहना पड़ेगा, तभी हम तरक्की कर सकेंगे। और जितना तेल अबू ज़हबी के पास था और किसी भी रियासत के पास नहीं था, ये चाहता था कि बाकी तमाम रियासतें भी उसके साथ ही तरक्की करें। शेख ज़ैद यूनाइटेड अरब के पहले प्रेसिडेंट बन गए और अबू ज़हबी तमाम रियासतों का दारुल हुकूमत बन गया। शेख ज़ैद ने तेल का तमाम पैसा अपने मुल्क और लोगों पर लगा दिया और तरक्की का अजीम सफर शुरू हो गया। आज ये तरक्की देखकर दुनिया दंग रह जाती है। डेवलपमेंट के बाद फैसला किया गया मुत्तहिदा अरब अमारात की तकदीर बदलने के लिए सी पोर्ट और टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। इस तरह मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की की रफ्तार डबल हो गई। तरक्की का ये सफर शेख ज़ैद के तीसरे बेटे मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान अपनी आंखों से देख रहे थे, जो आज के मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं अबू ज़हबी में मौजूद इंतहाई मशहूर और खूबसूरत मकामात के बारे में, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आता है शेख ज़ैद ग्रैंड मस्जिद ब्लॉकचेन। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। इसकी दीवारों पर भी बहुत ज्यादा नक्शो निगार किया गया है। इस मस्जिद को देखने बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और इस मस्जिद में गैर मुस्लिम भी आ सकते हैं। इस मस्जिद की तामीर 1996 से 2007 तक की गई और इस मस्जिद का नाम शेख ज़ैद के नाम से रखा गया। ये मस्जिद मुत्तहिदा अरब अमारात की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद में जाने के लिए आपको पहले अंडरग्राउंड मार्केट से गुजरना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत से फॉरेनर्स आते हैं, तो आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। इसका तमाम तर्ज तामीर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से बनाया गया है, जैसे इटली, मोरक्को, पाकिस्तान और तुर्की। इस मस्जिद में दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बनाया हुआ कारपेट भी मौजूद है। इसके अंदर जाने की कोई एंट्री फीस नहीं है और रात को भी ये मस्जिद एक अलग ही मंजर पेश करती है। दूसरे नंबर पर प्रेसिडेंशियल पैलेस है, जिसका अरबी में नाम कसरुल वतन है। ये इतना लग्जरियस बना हुआ है कि आपको लगेगा किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। इसको बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। आपने ऐसा महल आज
से पहले शायद ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। इस महल को 2019 में पब्लिक के लिए खोला गया था और अगर हम इसकी एंट्री फीस की बात करें, इसकी एंट्री फीस 60 दिरहम है और रात के वक्त यहाँ लाइटों से एक लेजर शो भी किया जाता है। इसके बाद आता है अम्मी रेड पैलेस। ये पैलेस प्रेसिडेंशियल पैलेस के बिल्कुल पास ही है। इस पैलेस के अंदर एक लग्जरी होटल भी मौजूद है जो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। 2001 में इस पैलेस की तामीर शुरू हुई और 2005 में इसको बहुत ही कम अरसे में मुकम्मल कर लिया गया। ये पैलेस भी ज्यादा वार्म कलर्स के साथ डिजाइन किया गया है। उसकी छतों और दीवारों पर बहुत ज्यादा नक्शो निगार भी किया गया है। अगर आप इस होटल में रहना चाहते हैं तो इस होटल में पानी भी सोने का दिया जाता है। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, जहाँ 24 कैरेट गोल्ड वाटर पीने के लिए दिया जाता है और इस बोतल की कीमत सिर्फ 15,000 पाकिस्तानी रुपए है और आप दुनिया के उन चंद लोगों में आ जाएंगे जिन्होंने गोल्ड का पानी पिया होगा। में एक रात का किराया पाकिस्तानी 40 लाख रुपए से भी ज्यादा है। उसके बाद आता है डिजर्ट सफारी। हर अरब शहर और मुल्क की तरह यहाँ पर भी डिजर्ट सफारी मौजूद है, जहाँ पर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हुए नजर आते हैं। शाम के वक्त खानों के वसी टेबल लगाए जाते हैं और खास तौर पर बेली डांस का एहतमाम होता है, जिसमें लड़की छोटे कपड़ों में अपना लचकदार जिस्म हिलाती हुई नजर आती है। ये डांस दुनिया के इंतहाई गंदे तरीन डांस में शुमार होता है और अरब में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला डांस है। उसके बाद हम बात करते हैं अबू ज़हबी में शेखों के लग्जरी लाइफस्टाइल पर है। तो बिल्कुल दुबई, कतर और सऊदी अरब के अरब शेखों की तरह यहाँ के अरबी भी इंतहाई अमीर और हर हाल में अपना स्टैंडर्ड ऊंचा रखते हैं, मतलब अपने हर शौक को पूरा करते हैं, चाहे वो जायज हो या ना जायज। आज आपको अबू ज़हबी में बेहयाई भी आम नजर आएगी। प्राइवेट पार्टीज की जाती है। इसके अलावा अरब औरतों का भी यही हाल है। एक अरबी की कम से कम 4 शादियां तो जरूर होती है। पैसा उनके पास इंतहा का है। ना सिर्फ अबू ज़हबी बल्कि आप जिस भी अरब मुल्क में चले जाएं, उन तमाम में आज यही हाल है। आज का अरब बिल्कुल अय्याशियों में डूब चुका है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम अरब मुल्कों को हिदायत नसीब फरमाए ताकि ये लोग फलस्तीन, इराक, शाम जैसे मुसलमान ममालिक के लिए कुछ कर सकें। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पुराने वक्त की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था और इसके 3 बेटे थे और इसने एक घोड़ा भी पाल रखा था। जब वो मर गया तो इसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि घोड़े को काट के इसका एक एक पाँव ले ले, लेकिन मुश्किल ये थी कि बाकी जिस्म को किस तरह आपस में तकसीम किया जाए, क्योंकि वो तीनों बेवकूफ़ थे। तो इतने में एक शख्स का वहाँ से गुजरना हुआ। उसने उनसे आकर पूछा कि भाइयों, आप में किस बात का इख्तलाफ है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं इस बात का कोई हल निकाल सकूं। उन भाइयों में से एक बोला, इस घोड़े को हम आपस में किस तरह बांटें? तो इस शख्स ने कहा कि इस घोड़े को बेचकर पैसे आपस में तकसीम कर लो। तो तीनों भाई आपस में राज़ी हो गए और इस घोड़े को बेचने के लिए निकल पड़े। सफ़र में रात हो गई और तीनों भाई सफ़र के मारे थके थे और लेटते ही इन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में थे तो रात के पहर एक चोर आ गया। उसने देखा कि तीनों आदमी बड़े बेखबर सो रहे हैं, तो वो घोड़े की जानिब बढ़ा और घोड़े को साथ ले गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आँख खुली। उसने देखा कि घोड़ा गायब है, तो जल्दी से उसने दूसरे भाई को आवाज़ देकर उठाया। भाई उठा। उसने कहा, सो जाओ, हो सकता है साबिर ले गया हो, सुबह उससे ले लेंगे। और सुबह होते ही तीनों भाई उठकर रवाना हो गए। रास्ते में इन्होंने एक ऊँट के पाँव के निशान देखे, तो इन तीनों भाइयों में एक ने कहा, ये तो ऊँट के पाँव के निशान है, और दूसरे ने कहा, ये नर ऊँट के पाँव के निशान है, और तीसरे ने कहा, ये तो एक आँख से अंधा भी है। और फिर वो आगे बढ़ गए और कुछ ही देर का सफ़र किया होगा कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने उनसे पूछा कि आप लोगों ने यहाँ ऊँट तो नहीं देखा? एक ने कहा, नर ऊँट। दूसरे ने कहा, एक आँख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, वो मुहार तोड़कर भागा होगा। उस शख्स ने कहा, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो ऊँट आप लोगों ने कहाँ देखा है? उस पर तीनों भाइयों ने एक ज़बान होकर कहा, हमने नहीं देखा, तुम आगे जाकर देखो। उसने कहा, भाइयों, तुम्हारे पास इस कदर मालूमात है और फिर भी तुम लोग इनकार कर रहे हो। भला ये क्या बात हुई? हो ना हो तुम ही मेरे ऊँट के चोर हो। चलो बादशाह के पास चलो, वही इस बात का फैसला करेंगे। वो सब मिलकर बादशाह की दरबार की तरफ चल पड़े। रास्ते में इन्होंने एक इंसान के पैर के निशान देखे। तीनों भाइयों में से एक ने कहा, लगता है ये किसी औरत के पाँव के निशान है। दूसरे ने कहा, लगता है घर से नाराज़ होकर निकली है। तीसरे ने कहा, लगता है रात के वक्त घर से भागी होगी। यूं ही बातें करते करते एक शख्स से मुलाकात हुई। उसने पूछा, रास्ते में आप लोगों को कोई औरत तो नज़र नहीं आई? जिस पर तीनों भाइयों ने अपने लगाए हुए अंदाज़ों का तज़किरा किया, जिस पर वो आदमी हाँ हाँ कहता रहा।
کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جس کے بعد تینوں نے یک زبان ہو کر کہا ہم نے تو نہیں دیکھا اسے، جس پر آدمی نے کہا کیسے مان لوں کہ تم لوگ نہیں جانتے، جبکہ جو معلومات تم تینوں نے کچھ دیر پہلے دی وہ بالکل درست تھی، پھر تم لوگ کیسے نہیں جانتے؟ اس کا مطلب وہ عورت یقیناً تم لوگوں کے پاس ہے۔ جس کے جواب میں ان سب نے کہا اگر تمہیں ہم پر شک ہے تو چلو تم بھی ہمارے ساتھ بادشاہ کے دربار چلو۔ چنانچہ وہ شخص بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر میں پہنچ گئے۔ وہاں پر رک کر انہوں نے ایک دکاندار سے پوچھا کہ صابر کا گھر کہاں ہے، تو اتنے میں ایک شخص وہاں پر آ گیا۔ اس نے کہا میں ہوں صابر، کہو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کل تم ہمارا گھوڑا لے گئے تھے، وہ واپس کر دو۔ اس نے کہا تم پاگل ہو، احمق ہو، بھلا میں نے کیسے تمہارا گھوڑا لے لیا؟ انہوں نے مل کر کہا اگر تمہیں انکار ہے تو چلو بادشاہ کے پاس، وہی فیصلہ کریں گے۔ اب یہ سب بادشاہ کے دربار جا پہنچے۔ بادشاہ نے پوچھا تم لوگ کیوں آئے ہو، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس انصاف کے لیے آئے ہیں۔ پھر سب نے اپنی اپنی داستان سنائی۔ اونٹ کے مالک نے کہا انہوں نے میرے اونٹ کے متعلق تمام باتیں درست بتائی پر میرے اونٹ کے بارے میں نہیں بتایا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ میرا اونٹ ان کے پاس ہے، اس لیے مجھے انصاف چاہیے۔ دوسرے نے کہا میری بیوی جو رات کو گھر سے نکلی، انہوں نے اس کے بارے میں بھی تمام معلومات صحیح فرمائی پر میری بیوی کا پتہ نہ بتایا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تک نہیں، میری بیوی کو انہوں نے ہی اغوا کیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تم تینوں کا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور، پہلے آپ ہماری مکمل بات سنیں۔ رات کو صابر خان نے ہمارا گھوڑا چرا لیا، جس پر صابر خان نے کہا علی جان مجھے اس کے متعلق کوئی معلومات نہیں، ناحق یہ لوگ مجھے پکڑ کر لائے ہیں۔ بادشاہ نے کہا جس وقت صابر خان گھوڑا لے جا رہا تھا تم میں سے کسی نے اسے دیکھا؟ انہوں نے کہا حضور ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے کہا جب تم لوگوں نے اسے دیکھا نہیں تو اسے ملزم کیوں ٹھہرا رہے ہو، اور یہ جو دوسرے تمہیں ملزم ٹھہرا رہے ہیں اس پر کچھ کہنا چاہو گے؟ اس پر کوئی صفائی دینا پسند کرو گے؟ جس پر تینوں بے وقوفوں نے کہا بادشاہ حضور یہ لوگ ہم پر تہمت لگا رہے ہیں، ہم مجرم نہیں، دراصل ہم علم غیب جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ اس علم سے معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ آیا واقع تم لوگ علم غیب جانتے ہو یا نہیں۔ اس کے لیے میں ایک چیز کے اندر ایک چیز کو چھپا کر رکھوں گا، اگر تم لوگوں نے ٹھیک ٹھیک بتایا تو میں سمجھوں گا کہ واقع تم لوگ علم غیب جانتے ہو اور بے قصور ہو۔